बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ इमरान वन, आपके फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास P2 यूनिट की सेकंड क्लास है, लेक्चर 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर 1 जो है उसको अच्छी तरह सुना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपने बुक में से क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ओल्ड पेपर्स के जो लेक्चर 1 था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले करवाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो चले आए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें बच्चों, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायामीटर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायामीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल। सर्कल के अलोंग डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके अलोंग है, डायामीटर, उनकी क्या कहता है, रेशो फाइंड करें। देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ है। ये सर्कल है और ये आपको पता है इसका क्या होता है जी, डायामीटर। ये डायामीटर है, ओके। अब वो कहता है डिस्प्लेसमेंट की रेशो निकालनी है आपने अलोंग डायामीटर। सपोज मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, तो ये जो डायामीटर इसका बनता है, यू नो डी डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, डबल ऑफ रेडियस। और डिस्टेंस अलोंग सर्कल किसके इक्वल होता है, ए से चलते हैं वापस कहाँ पे आ जाते हैं, ए पे, तो ये सर्कमफेरेंस होता है और कितना होता है ये 2πr। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की रेशो निकालनी थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r और डिस्टेंस कितना है 2πr। 2r डिवाइड बाय 2πr, आर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो क्या रेशो बनी, 1:π बन गया। ठीक है जी, आंसर हमारा क्या आ गया, 1:π, यानी कि आपके पास d/s किसके इक्वल आ गया, 2r डिवाइड बाय 2πr कैंसल, आंसर क्या आ गया 1:π, अल्फा ऑप्शन। पेपर का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है जी, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर। न्यूमेरिकल करते हुए आपने सबसे पहले स्टेटमेंट में से क्या करना है, मार्क कर लेना है किसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, फिर बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन 18 सेकेंड्स में वो ड्राइव करता है, कितना डिस्टेंस ड्राइव करता है, 150 मीटर। अज्यूम ही डज नॉट स्पीड अप आर स्लो डाउन, इसका मतलब है ना स्पीड अप हो रहा है ना स्लो डाउन हो, तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, शाबाश। व्हाट इज हिज स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या होगी। कल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाई थी लास्ट पे, उनमें मैंने एक इक्वेशन लिखी थी s = vt। क्या लिखी थी बच्चों, s = vt। ये उस वक्त वैलिड होती है जब आपकी v क्या होती है, ये जो v है ये क्या होती है, ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। इस केस में ना वो स्पीड अप हो रहा है ना स्पीड डाउन हो रहा, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समझ लगी, क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे vt। और ये पता है आपको कहाँ से आती है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकलती है। कैसे निकलती है ये भी मैं बता देता हूँ। s = होता है vit + ½ at²। अब जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यहाँ ज़रा एक्सेलरेशन 0 पुट करें तो क्या बच जाती है ये इक्वेशन, s = vi की जगह फिर क्या रह जाता है, vt। ठीक है जी, बेसिकली ये सेकंड इक्वेशन ही है, लेकिन कब अप्लाई होती है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ओके, याद रखिएगा ये बहुत जगहों पे अप्लाई होती है, आपको भूले ना ये। ठीक है, कहाँ अप्लाई करनी है, जहाँ स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, शाबाश। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। v किसके इक्वल आएगी जी, v इक्वल आ जाएगी जी s/t, और s कितना है जी 150 और t कितना है जी 18। इसे हमने अब सॉल्व करना है।
तो जनाब यहाँ से इसको सॉल्व करके ज़रा इसका आंसर निकालें तो कितना बनता है, निकाल लें आप। ये गया जी 5, 3 पे गया और 0 आ गया, और ये गया तो कितना आ गया 6। अब सिंपल है, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 8 ज़ा 48। बाकी देख लें 8 किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो आंसर क्या आ गया 8.33। अब आप देखें कहेंगे जी हम बैठ के सॉल्व करते रहेंगे, नहीं। फर्स्ट फिगर 50 को 6 पे डिवाइड करेंगे 8 आना है, 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है सिवाय इसके, तो यही आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है जी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, चलें नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 2017 का क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट देन बॉडी इज मूविंग। कहता है स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो हमने लास्ट कल जो लेक्चर पढ़े थे उनमें क्या कहा था, जब स्लोप कांस्टेंट ना हो तो आपका ग्राफ जो है क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा। जब स्लोप कांस्टेंट ना हो, स्लोप किस चीज़ को बताती है, एक्सेलरेशन को। किसको, एक्सेलरेशन को। और अगर वो कांस्टेंट ना हो तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है। और जब किसी लाइन की स्लोप कांस्टेंट ना हो तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, स्ट्रेट नहीं हो सकती अगर उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस केस में, मुझे नहीं पता अभी ऑप्शन क्या है, इस केस में अगर आपसे ग्राफ पूछता कि किस तरह का है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होना था, बाकी कोई और ऑप्शन हो सकती थी। ठीक है, चलें देखें। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट देन बॉडी इज मूविंग। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, बिग कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो उस वक्त होना था अगर स्लोप क्या होती, कांस्टेंट होती। बिकॉज हमारे पास क्या है जी, हम क्या लिखते हैं, स्लोप इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जो है जी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर आपके पास स्लोप क्या हुई, कांस्टेंट हुई। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि उसने कहा स्लोप कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे, तो फिर इसका मतलब है बॉडी का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। बीटा एवरेज एक्सेलरेशन होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जी बताएं, शाबाश। जब स्लोप कांस्टेंट ना हो तो क्या वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है? तो क्या ग्राफ में कल मैंने आपको कहीं पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का कुछ बताया था, स्लोप से कुछ नहीं बताया था। एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। स्लोप किसको बताती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो माइट भी वो इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज वाली ऑप्शन नहीं है, सो क्या होगा, इंक्रीजिंग। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा, स्लोप भी जीरो। लेकिन उसने कहा है स्लोप जीरो नहीं है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन नहीं आ सकता, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता तो वो हम जरूर लिख सकते थे। ठीक है, ओके, चलें जी। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास है जी, कितने मीटर पर सेकंड पे जा रही है साइक्लिस्ट, 15 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है जी। शी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल इन फ्रंट ऑफ हर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। उसने ब्रेक लगाई है, आगे वॉल है 18 मीटर की, उससे वो टकराएगी जाके, नहीं उसने कहा टकराती नहीं है, ये जा रही है, ब्रेक लगी है, लगते 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 वो टकराई नहीं है। तो वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी बिल्कुल करीब भी हो सकती है। वैसे उसको इस क्वेश्चन में ये बताना चाहिए कि शी स्टॉप वेरी क्लोज टू द वॉल। अब हमें क्या पता, अगर वो टकराई नहीं है तो क्या वो 18 मीटर बिल्कुल गई है, हो सकता है वो 9 मीटर गई हो, 10 मीटर गई हो, 12 वहाँ रुक गई हो, 13 पे रुक गई, 14 पे रुक गई। बहरहाल इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, ये एमकेट के पेपर में आया हुआ, इसमें मसला था। मसला यही था कि वो उसको बताना चाहिए, या तो वो लफ्ज़ लिखे, इसके वर्ड लिखे इसके अंदर कि वो बिल्कुल वॉल के करीब जाके रुकी है, तो हम उस डिस्टेंस को कितना ले लेंगे, 18। बहरहाल हम 18 मीटर से इसको कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन। तो जनाब ट्रैवलिंग एट वी आई उसकी गिवन है आपको,
कितनी है जी VI 15 और S उसने कितना कवर किया है 18, ठीक है। और हमारे पास देखा जाए सो दैट ही अप्लाई कोलाइड विद द वॉल इन फ्रंट, तो फाइनली वो रुकेगी तो उसकी VF क्या होगी जी, VF उसकी क्या होगी 0। वी वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली ब्रेक लगी है तो डी एक्सेलरेट हुई है, डी एक्सेलरेट हुई है अगर तो वो क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब देखें जी ये डेटा किस इक्वेशन में पूरा आता है, कल हमने इक्वेशंस लिखी थी 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है जी। 2A हमने निकालना है, S कितना आ गया 18 आ गया, VF 0 है, माइनस VI कितना आ जाएगा जी 15 का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कर दें, ठीक है जी। ये कितना बन जाएगा आपके पास 36A माइनस 15 ये है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा ये बन जाएगा जी 36A इज इक्वल्स टू माइनस 225, A इज इक्वल्स टू माइनस 225 ओवर 36, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सिंपल सा हिसाब लगा लेते हैं, देखिए कैलकुलेट करना आसान है, आप कैंसिल कर लें ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, 36 3 जा कितना होता है ये तकरीबन 36 6 पे सीधा सीधा अंदाज़ा ही लग जाएगा कि 6 टाइम बनेगा तकरीबन। अब 6 ना तो इस ऑप्शन में है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ यही बचती है, तो इसका मतलब है 6.3 होगा और नेगेटिव होगा, नेगेटिव है इसका मतलब डी एक्सेलरेशन है ये, ठीक है जी। क्या है ये नेगेटिव है तो ये क्या है जी डी एक्सेलरेशन है, तो यही उसने कहा था कि डी एक्सेलरेशन ही फाइंड करें आप, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया अल्फा। बहरहाल इसमें ये उसको बताना चाहिए कि वो कितने डिस्टेंस पे रुका है। अगर वो मैं कहता हूँ जी वो 9 मीटर पे रुक गया है तो फिर मैं S9 पुट कर देता हूँ, तो उससे आपके पास आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। बहरहाल इसमें प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, लेकिन तरीकाकार ये है। When a car move with constant acceleration the VT ग्राफ इज, जी अभी हमारी बात हुई थी कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल था बच्चों बताइएगा, स्लोप के। और अगर ये कांस्टेंट हो स्लोप तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन क्या होगी स्ट्रेट, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। सिर्फ स्ट्रेट लाइन की स्लोप बच्चों क्या होती है कांस्टेंट होती है। तो देख लें इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा है, ये अल्फा, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर आपसे को पूछे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, ये देखें इसमें वेलोसिटी क्या कर रही है कम हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव, तो जो लाइन इस तरह डाउन आ रही होती है उसकी स्लोप क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है जी। जी नेक्स्ट, an object is released from a height of it reaches 8 सेकेंड to ground, 8 सेकेंड में ज़मीन पे पहुंच गई है। क्या कर रही है जी एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पे आने के लिए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही है मूव कर रही है, और 8 सेकेंड में कहाँ पहुंच गई है वो ज़मीन पे अर्थ पे पहुंच गई है। ज़रा इसको देखें सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जी। मैं यहाँ पे जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें, 8 सेकंड में ज़मीन पे पहुंच गई है, कहता है फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगी। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है तो जनाब उसका हमारे पास टाइम का हमने कल एक फार्मूला निकाला था उसका कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं इक्वेशन को दोबारा लिख के कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक दफ़ा। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर से आ रही होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, और वो डिस्टेंस जो कवर कर रही होती है वो किसके इक्वल होता है h के, और a किसके इक्वल होता है g के, ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा कि हमने क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है ना, t हमने देखना है उसका कि t क्या होगा। ये डेटा किस इक्वेशन में पूरा आता है, ये आपका डेटा जो है ये सेकंड इक्वेशन में पूरा आता है। और अगर सेकंड इक्वेशन यहाँ लगाएं तो s इज इक्वल्स टू VIT
प्लस हाफ AT²। अब VI 0 है तो किसके इक्वल आ गया, AT² के। यहाँ से T निकाल लें तो किसके इक्वल आएगा, T इक्वल आ जाएगा आपका 2S/A की जगह क्या आ जाएगा, G, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वो गिर रही है ऑब्जेक्ट, तो देखें ज़रा, सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट आई है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये बच्चों, यहाँ तक टोटल उसकी जो हाइट है ये वाली, इसको मैं क्या कह देता हूँ जी, टोटल हाइट को मैं H1 बोल देता हूँ, और जो इसकी आधी है हाइट H2 विच इज इक्वल्स टू H1/2, यहाँ तक इसका जो टाइम T2 है वो आपने फाइंड करना है, और इसका टाइम क्या होगा, T1 होगा। भाई इसमें सिवाय डिस्टेंस के और टाइम के और तो नहीं कुछ, क्या A चेंज होगा उसका, नहीं। क्या उसकी VI चेंज होगी, नहीं। क्या उसकी और कोई चीज़ चेंज होगी, नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा उसका, ठीक है, टाइम चेंज होगा उसका और डिस्टेंस। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 कर लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, √2 H1/G। ठीक है, पहला टाइम। और दूसरे के लिए इसे क्या कर देंगे, T2 इज इक्वल्स टू √2 H2/G। ओके हो गया। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर दें। आपने कौन सा टाइम निकालना है, सेकंड वाला निकालना है, तो इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, मैंने कहा था कि पहले हम उसके हाफ टाइम का फार्मूला देखेंगे क्या आता है, और फिर देखेंगे कि आधे टाइम के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, और पूरी हाइट के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। तो देखें T1 आ गया बच्चों आपके पास 2H1/G, और T2 आ गया आपके पास, अब मैंने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया है दोबारा, वैसे कल हमने वैसे निकाल लिया था, ये आ गया। ठीक है, अब H2 हमारे पास कितना आना है, सारी हाइट का हाफ आना है, क्योंकि उसने हाफ डिस्टेंस तक कहा हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं इसको इस तरह करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ T2 डिवाइड बाय T1। T2 जो है उसको जब मैं लिखूंगा तो H2 की जगह लिखूंगा मैं H1/2/G डिवाइड बाय 2H1/G। ये G जो है जी, ये G से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो क्या आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जी, शाबाश। ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बच जाएगी आपके पास, ऊपर बच जाएगा आपके पास H1/2, नीचे क्या बच जाएगा, H1। अब अगर हम इसको देखें तो ये H1 जो है ये क्या हो जाएगा, H1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, बल्कि क्या बच गया बाकी आपके पास 1/√2। ठीक है, तो हमारे पास जो है जनाब, अब वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं हम। T2/T1 इक्वल आ गया 1/√2। अब T2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। T1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो T2 इक्वल आ जाएगा T1/1/2। T1 कितना दिया हुआ है, 8, और ये कितना आ गया, √2 नीचे इसके अंदर आ गया। ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है ना T1। ठीक है, अच्छा अब 8 जो है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर। बहरहाल ये आपका टाइम सेकंड्स में निकल आएगा। ठीक है जी, फर्दर इसे सॉल्व करना है तो आप 8 को ऊपर 2/2 लिख लें आप, तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। मसलन इस तरह से देखें। मज़ीद अगर इसे सिंप्लीफाई करना है आपने तो क्या हो जाएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं जी 2 × 2 × 2/√2। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
इसको 2 बार ऊपर जो चीज़ बगैर इसको 2 बार अंडर रूट में लिखा जा सकता है, अंडर रूट टू ओवर अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया। 4 अंडर रूट 2 आपके पास क्या आ गया। इतना टाइम लगेगा जी उसको फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है जी। बहरहाल ये एक लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट था, एक टफ स्टाइल का क्वेश्चन था, और पेपर में देखें तो इतना टफ पेपर में नहीं आया हुआ, तो इसलिए ये पेपर का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन हो गए, अब हम आगे मूव करते हैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो कितने लॉज ऑफ मोशन के हैं जनाब, आपने अपनी बुक में पढ़े हुए हैं, शाबाश बताइएगा। 3 लॉज हैं। किसने ये पेश किए थे लॉ? बड़ा फेमस बंदा था, फिजिक्स में मुसीबत डाल दी थी। आजकल अगर ये आज के दौर में ज़िंदा होता तो फिजिस्ट जो थे इन्होंने न्यूटन को छोड़ना नहीं था। 300 साल तक फिज़िक्स पे राज किया है इसने। कब किया ये जनाब? इसने तकरीबन 1867 में, बल्कि तकरीबन कोई 100 साल के करीब, सॉरी 300 साल नहीं 100 साल के करीब इसने ना उस एरिया में इसका इतना काम था कि 100 साल तक और लोग जो है ना वो इतना काम नहीं कर सके। अच्छा जी, और किस बुक में किया है? प्रिंसिपिया में किया है इसने जनाब। और ख़ास बात इन लॉज की क्या है, ये कहाँ अप्लाई होते हैं? जहाँ बॉडी की स्पीड क्या होती है? लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। और अगर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट चले जाएं फिर क्या होता है जी? नियर टू स्पीड ऑफ लाइट चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे आइंस्टाइन मैकेनिक्स अप्लाई होती है। शाबाश। कितने लॉज हैं जी? 3 है। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं हम? इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसे। फर्स्ट लॉ, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और फोर्स को डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली, ये बताता है। अब मैं स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा यहाँ पे, लेकिन क्या है ये? अ बॉडी इन रेस्ट रिमेन रेस्ट, और अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉरएवर मूव टिल एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये बताता है कि जब फोर्स बॉडी पे लगती है तो उसकी स्टेट को क्या करती है? चेंज करती है। तो डिफाइन क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव डेफिनेशन फोर्स की कौन करता है? फर्स्ट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आप जवाब कौन सा देंगे? आप सेकंड लॉ देंगे, क्योंकि आपने वहाँ फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला वहाँ पढ़ा हुआ है आपने? वहाँ आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू M में पढ़ा हुआ है। ठीक है। और आप कहेंगे शायद नहीं, वो फार्मूला क्वांटिटेटिवली निकालता है फोर्स को, ये डिफाइन करता है कि फोर्स क्या चीज़ है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। और इनर्शिया क्या चीज़ होती है जी? इनर्शिया इज़ अ मेजर ऑफ मैस। शाबाश। बॉडी का मैस ज़्यादा हो जाए तो इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा। कम हो जाए तो कम। ये कहाँ अप्लाई होता है? इनर्शियल फ्रेम में। एंड यू नो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, जिसकी वेलोसिटी 0 हो, या जिसकी वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है जी? बताइएगा। शाबाश। जिसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो, जिसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी यूनिफॉर्म ना हो, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, वो फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। अच्छा जी, चलें अब सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या है जी? मेजर ऑफ फोर्स। स्टेटमेंट क्या है वैसे इसकी? कि फोर्स व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है जी? ये एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? मास के। ठीक है। और अगर कंबाइन कर दिया जाए तो फार्मूला क्या बनता है हमारे पास? F इज इक्वल टू ma। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बता दिया। अगर दो बॉडीज़ की बात करें और उनका एक्सेलरेशन क्या हो? सेम हो दोनों का, और मास और फोर्स डिफरेंट हो तो उनका ये फार्मूला बनता है। कैसे? पहली बॉडी के लिए F1 M1 A, दूसरी के लिए F2 M2 A दोनों का क्या है? सेम। सो A से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैसेज इक्वल हो दो बॉडीज़ के तो फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनता है? ये आपके सामने। अच्छा, इसमें M सेम है तो F1 ओवर F2 A1 ओवर A2। और अगर आपके पास फोर्सेस सेम आ जाए, मैसेज और एक्सेलरेशन, तो आपको पता है फोर्स सेम हो तो मैस और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। इनका अगर इनवर्स रिलेशन है तो याद रखें A1 ओवर A2 इक्वल आएगा M2 ओवर M1 के। ठीक है जी। चलें, ज़बरदस्त हो गया ये तो। थर्ड लॉ क्या है जी? थर्ड लॉ,
ये आपके पास क्या आ रहा है इधर, थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इसकी क्या है जी, मैथमेटिकल फॉर्म है। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है जी। और एक और बात कि ये दोनों कहाँ एक्ट करते हैं, शाबाश देखें, दोनों एक्ट, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अच्छा एक और बात, चूंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक्शन रिएक्शन के लगने से बॉडीज इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि किसी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो बेटे अगर एक्शन इस बॉडी पे हुआ है तो रिएक्शन किस पे होना है, इस पे। अब एक्शन इस पे हो रहा है, रिएक्शन इस पे हो रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, तो कभी भी इक्विलिब्रियम पर, हाँ सेम बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स आए तो फिर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है। अब एक्शन इस पे लग रहा है, रिएक्शन इस पे लग रहा है, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकती है, नहीं इक्विलिब्रियम में हो सकती। भाई मैंने एक चांट लगाई है एक स्टूडेंट को, थप्पड़ मैंने स्टूडेंट को लगाया जाके, तो एक्शन मैंने उस पर किया है, रिजल्ट में हो सकता है रिएक्शन स्टूडेंट मुझ पे कर दे, ठीक है। तो हम दोनों किसी सूरत में इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम की शर्त है कि एक बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आती है। तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं जी ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस है, डू नॉट बिल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा ये अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स हमें बताता है जी। मसलन मैं अर्थ पे जा रहा हूं तो मैं अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा हूं, अर्थ मुझ पे लगा रही है, अर्थ मुझ पे क्या लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, मैं उस पे क्या लगा रहा हूं, ग्रेविटेशन फोर्स। तो नेचर बताइए कि फोर्स कौन सी है, ठीक है जी। ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ, अब स्विमिंग करते हैं हम, थर्ड लॉ का रिजल्ट है, रनिंग करते हैं, थर्ड लॉ का रिजल्ट है, बॉडीज मूव करती हैं किसी रोड पे, फ्लोर पे, मूवमेंट जितनी भी बॉडीज की है वो किसका रिजल्ट है, थर्ड लॉ का रिजल्ट है, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। इफ 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 10 kg, व्हाट फोर्स विल एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 15 kg। 10 न्यूटन फोर्स ने एक्सेलरेट किया कितना, 10 kg बॉडी को, उतना ही कितनी फोर्स लगाएं कि 15 kg का मैस उतना ही एक्सेलरेट हो। यानी इसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या इक्वल है, A1 इक्वल है किसके, A2 के। तो ये ज़रा देखें A1 इक्वल है A2 के, कौन सा आपका फार्मूला लगेगा, A1 इक्वल है सॉरी A2 के, कौन सा फार्मूला आएगा आपके पास जी, A1 इक्वल है A2 के, तो ये फार्मूला हमारा आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्या जवाब निकलेगा जी, लगा दें। F1 कितनी है, 10 न्यूटन, F2 कितनी है जी, F2 फाइंड करनी है, चलें छोड़ दें F2 जी। M1 कितनी है, 10, M2 कितनी है, 15, ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा आपके पास, इसे 10 न्यूटन एक फोर्स है, 10 kg की बॉडी है, और 15 kg की बॉडी पे आप कितनी फोर्स लगाएं कि उतना ही एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो। चलें जी देखते हैं। F2 निकालनी है हमने, तो यहाँ से F2 कैलकुलेट करेंगे तो कितने न्यूटन आ जाएगी, वो आ जाएगी जी 15 न्यूटन। आ जाएगी, ठीक है जी। कितनी है, सॉरी ये 50 न्यूटन नहीं है, 15 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है जी। F1 ओवर F2, M1 ओवर M2, F1 M1 10 डिवाइड बाय F2 फाइंड करनी है, M2 कितना है आपके पास, 15 है, 0 0 से कैंसिल हो गया, F2 किसके आ गई, इक्वल 15 के। When an athlete run on ground, which force moves him forward? एथलीट दौड़ रहा है ज़मीन के ऊपर, तो कौन सी फोर्स है जो उसे वापस पीछे को धकेल रही है, इट्स वेट, नहीं जी, वेट किधर को लग रहा है उसका, नीचे को। रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड तो उसका ऊपर को लगा हुआ है ना, हम यहाँ खड़े तो रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर को। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन जी, अब देखें ग्राउंड का रिएक्शन जिधर भी लगेगा उसका वो कंपोनेंट जो उसको इधर आगे लेके जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि वो ऐसे दौड़ रहा है ना, ऐसे,
तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। देखिए मैं आपको इसकी एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि कुछ इस तरह से वो जा रहा है, वो इस तरह से दौड़ रहा है। यहाँ से देखा जाए तो वो कुछ ऐसे वो ज़मीन को यहाँ इस तरह पीछे पुश करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह वो आगे जा रहा है। अब वो अर्थ को किधर को पुश कर रहा है जी, वो इस तरफ को पुश कर रहा है, इसको एग्जैक्टली नीचे नहीं कर रहा। और अर्थ उसे किधर को पुश कर रही है, इधर को, लेकिन वो इस तरफ को तो नहीं जा रहा, वो किधर जा रहा, वो इस तरफ को जा रहा है, तो वो इधर जा रहा है। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, और ये उसका क्या है, एक्स कंपोनेंट किसका, इसका। ये एफ एक्स कंपोनेंट है किसका, रिएक्शन का, जिसकी वजह से उसने इधर जाना है। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया जी, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। ये आपका आंसर निकला है जी। ठीक है जी, चलें जी अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट के आगे। हमने आर्टिकल जो डिस्कस करना है बच्चों वो है हमारे पास छोटा सा बड़ा मज़ेदार सा आर्टिकल है और बड़ा आसान है। फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर में बड़ी आसान सी चीज़ मोमेंटम। शाबाश, क्या करना है जी हमने डिस्कस, मोमेंटम। ठीक है जी, जी मोमेंटम देखते हैं क्या होता है जी मोमेंटम। शाबाश, बताइएगा, डेफिनेशन बताइएगा बड़े बच्चों, ये तो सबको आती होती है इसकी डेफिनेशन। तो मोमेंटम जी क्या डिफाइन करते हैं मोमेंटम को, P इज इक्वल्स टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो ये क्या है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है जी इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या क्या होता है न्यूटन सेकंड, दोनों इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। मैं QT लिखता रहता हूं अक्सर, QT का मतलब मैं शॉर्टली क्या लेता हूं, क्वांटिटी। ये क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसे क्या कहते हैं जी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी भी है जी। किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसे भी हम क्या कहते हैं जी, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, और ये मैस डिपेंडेंट है। देख लें ज़रा आप, अगर दो बॉडीज़ के लिए हम बात करें, अगर हम फॉर टू बॉडीज़ बात करें तो क्या आएगा, P1 ओवर P2 इक्वल होगा V1 ओवर V2। क्या सेम आ जाए, अगर मैस सेम आ जाए, और अगर वेलोसिटी सेम आ जाए तो फिर क्या होगा जी, शाबाश शाबाश, M1 ओवर M2, V1 इक्वल टू V2। और अगर आपके पास क्या आ जाए जी जनाब, अगर आपके पास मोमेंटम सेम आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर इक्वल होगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। दो बॉडीज़ के मोमेंटम इक्वल हों तो उनकी मैस और वेलोसिटी की ये रिलेशन बनती है। अच्छा, ये रिलेशन ऐसे किस तरह डेवलप होते हैं, देखें हमारे पास था ये मोमेंटम, मैंने इसे लिखा P1, इसे क्या लिखा M1, इसे लिख दिया V1। अब मैं P2 लिखता हूँ, वो क्या आएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये दोनों इक्वल हैं, डिवाइड कर दें इनको, P1 ओवर P2 इक्वल आ जाएगा M1 ओवर M2, V1 ओवर V2। तो ये इक्वल हो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये रिलेशन निकला है। इस तरह से हम सारे रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई कब होते हैं, जब ये और ये गिवन है और ये फाइंड करना है, इनमें से तीन चीज़ें गिवन है, चौथी फाइंड करनी, तब ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा चले, मोमेंटम जनाब इसका जो है ना वो रिलेशन जो है वो आगे आपके पास बड़ा खूबसूरत रिलेशन किसके साथ है, P का P एंड K। काइनेटिक एनर्जी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। जैसे फिजिक्स का MD कैट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखते हैं ये किस तरह बनती है काइनेटिक एनर्जी जी। mv आपका मोमेंटम होता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। अच्छा, मैं अगर बच्चे इसको mv को क्या करता हूं,
इसके साथ 1/2 जो है मल्टीप्लाई करता हूँ 2, मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी बनानी है, ज़रा देखिएगा कैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ बनती है। अगर मैं 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, चलें इसको भी इससे भी ज़्यादा आसान कर लेते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी से ले आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इसे अगर हम ब्रेक करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 mv इंटू वी। तो बच्चे ये क्या बन गया, 1/2 pv इज इक्वल्स टू के। ये ले जी एक आपकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बन गया। तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का आपने याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक और फार्मूला बनाता हूँ इसमें से, वो कैसे बनाते हैं देखिएगा ज़रा, कि इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर देखें ना, ये हाफ mv आ गया था ना, तो अब हमने क्या निकालना है, मोमेंटम की बात करनी। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को, इस वाली को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर देता हूँ, फिर क्या बनती है, k इज इक्वल्स टू हाफ, m से मल्टीप्लाई किया तो m² v² नीचे डिवाइड किया तो m आ गया। ये m² v² क्या बन गया, p²/2m। याद आया कुछ, ये रिलेशन हमने कल परसों पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद है कुछ, काइनेटिक एनर्जी का ये एक और रिलेशन आ गया, ठीक है जी। यहाँ से मोमेंटम निकाल लें तो मोमेंटम का भी एक रिलेशन बन जाता है, क्या बनता है, 2m उधर चला गया तो क्या आ गया। ये रिलेशन याद रखने हैं, ये पूरी फिजिक्स में बार बार आने हैं। लें जी, ये बन गया एक रिलेशन, ठीक है जी। ये पूरी फिजिक्स में बार बार रिलेशन आने हैं बच्चों, और आप भूल जाते हैं जब ये बार बार रिलेशन आते हैं। ओके, सिंपली क्या किया, इधर ले गए और स्क्वायर रूट ले लिया। बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला आपने बड़ी जगहों पे फिजिक्स में पढ़ना है। ये इस एनर्जी की जगह पे कोई और एनर्जी भी आ सकती है, पोटेंशियल भी आ सकती है, काइनेटिक भी आ सकती है, पोटेंशियल भी आ सकती है। ये फार्मूला हमने चैप्टर 1 का जो टेस्ट था उसका लास्ट MCQs था ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, मोमेंटम आ गया। ओके, अब हम देखें तो फॉर 2 बॉडीज अगर बात करते हैं, यहाँ से लेके इससे लेके बात करते हैं हम इससे, फॉर 2 बॉडीज, ये जो है जी इस रिलेशन से अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास फॉर 2 बॉडीज, 2 बॉडीज हैं, यही वाली जो इधर की है मोमेंटम की ये वाली बात, तो इस हिसाब से चलते हैं। अगर देखें आप तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैस के क्या, यहाँ से देख के ज़रा देखिएगा ज़रा, इस रिलेशन में अगर मैं कहता हूँ मैं इस मोमेंटम को कांस्टेंट कर देता हूँ, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो बच्चे आप देखें कांस्टेंट इक्वल के साथ मिले तो मसलन इसको ऐसे कर देते हैं, कांस्टेंट इक्वल के साथ मिले तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल आएगी, इनवर्स निकल आएगी किसके, मैस के, ठीक है। और अगर 2 बॉडीज़ की बात करते हैं फॉर 2 बॉडीज़, तो के ई यानी E1 इसको कह देता हूँ मैं और E2 कह देता हूँ, ये किसके इक्वल आएगी, m2/m1, P1 इक्वल है किसका, P2। 2 बॉडीज़ का मोमेंटम इक्वल हो तो उनकी एनर्जी मैस के क्या होती है, इनवर्स। इसका मतलब है जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, शर्त है कि उन दोनों का मोमेंटम क्या हो, इक्वल हो। शाबाश। और अगर बच्चे देखा जाए मोमेंटम की बात करें, हम यहाँ से क्या करें, मोमेंटम की, मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर देता हूँ, फिर क्या होगा, P1/P2², मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कर दिया जाए, कांस्टेंट को इक्वल से मिलाएं तो ये क्या बनता है, ये रिलेशन पहले तो मैं बना देता हूँ ना यहाँ से जी, रिलेशन ये बना रहा हूँ मैं, P²/2m किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। अब ये जो 2m है इसे हम क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जाके, कांस्टेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, या ये जो कांस्टेंट है इसे क्या करें, इक्वल से मिला दें, और ये 2m उधर चला जाए तो क्या बनता है, ये नहीं बनता, 2 कांस्टेंट है वो इस प्रोपोर्शनैलिटी से मिलके ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो फार्मूला क्या बनता है आपके पास, P1/P2² इज इक्वल्स टू m1/m2।
ठीक है। फॉर टू बॉडीज अगर हम बात करें तो फिर क्या बनता है ये देखें ज़रा, सॉरी स्क्वायर अगर ख़त्म कर दें ऊपर से, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो क्या फार्मूला बना, P1 ओवर P2 इज इक्वल्स टू M1 ओवर M2। ठीक है जी। मसलन मैं एक क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे इससे रिलेटेड जी, तो हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। if two bodies of mass 2 kg and 4 kg are moving with same momentum, which one has large K? पहला क्वेश्चन। इस बी पार्ट इसका क्या है, इफ के ई ऑफ फर्स्ट बॉडी इज 10 joule, what is the KE of second body? ठीक है जी। तो पहला पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखें ज़रा जी। मोमेंटम सेम है, मैसेज डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो क्या लगाएंगे, मोमेंटम सेम हो, दो बॉडीज़ हैं, कौन सा रिलेशन लगेगा, यही वाला नहीं लगेगा। ठीक है, ज़रा इसके अकॉर्डिंग बच्चों सोच के बताएं। एनर्जी मैस के क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब है एज पी सेम फॉर बोथ, सो हम क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स होगी किसके, मैस के। तो के ई लार्ज हो जाएगी आपके पास, ज़्यादा होगी, जिसका मैस क्या होगा, कम होगा। किसका मैस कम है जी, 2 kg। सो के ई इज लार्ज फॉर 2 kg मैस। ये आपका आंसर आ गया। किसकी उसने कहा था ज़्यादा, यही पूछा था ना उसने। अच्छा, अगला पार्ट देखें तो अगला पार्ट क्या कहता है। अब अगले पार्ट में उसने एनर्जी दे दी है और कहा दूसरे की एनर्जी निकालें। कांस्टेंट फिर क्या है, मोमेंटम। तो हम रिलेशन यही वाला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे जी, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, E1 ओवर E2 इज इक्वस टू M2 ओवर M1। ये KE1 कर लिया इसको, और इसको क्या कर लिया, KE2। अब उसने क्या कहा था जी, सेकंड बॉडी की फाइंड करनी है, फर्स्ट की कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 10 जूल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 ओवर KE2 निकालनी है। M2 कितना दिया हुआ है जी, 4, और M1 कितना दिया हुआ है जी, प्लीज़ बताइएगा, 2। KE2 निकालनी है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो KE2 कितनी आ गई जी 5 जूल आ गई, विच इज़ ग्रेटर देन KE1, सॉरी लेस देन KE1। देख लें, KE1 ग्रेटर है और KE2 क्या है, स्मॉलर है। निकाल भी दी हमने, उसने वैल्यू दे दी। तो इस तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं मोमेंटम से रिलेटेड। क्योंकि आगे हम पहले इसका ज़रा इम्पल्स को पढ़ लें, फिर और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जी। इम्पल्स जो है वो क्या चीज़ है, इम्पल्स, और इसका एक और फार्मूला भी है, वो भी पढ़ना है अभी हमने। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन
इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है जी? शाबाश, वो था आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और ये किसके लिए है? वेरिएबल मैथ सिस्टम के लिए। पहली बात, वेरिएबल मैथ सिस्टम लाइक रॉकेट है, ठीक है। इसके अलावा इट इज मोर जनरलाइज जनरल फॉर्म, मोर जनरल फॉर्म, ये ज़्यादा जनरल फॉर्म है किसकी? न्यूटन लॉ की। इट कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई डेल्टा डी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज द इम्पैक्ट टाइम, कोलिजन टाइम। ये क्या होता है जी? इसको क्या कहते हैं? कोलिजन टाइम। अब आप देखें ज़रा, कोलिजन टाइम चेंज करने से फोर्स क्या हो जाती है? चेंज। जी, कोलिजन टाइम को चेंज करें तो फोर्स क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। कोलिजन टाइम बढ़ा दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फोर्स कम हो जाती है। और कोलिजन टाइम कम कर दें तो फोर्स क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखें बड़ा जनरलाइज फॉर्म है इसकी, कि अगर मैस चेंज मोमेंटम में, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ F इनवर्स है किसके? डेल्टा टी के। F इनवर्स है किसके? कोलिजन टाइम के। तो कोलिजन हार्ड बॉडीज के बिटवीन हो तो टाइम कम होता है, फोर्स ज़्यादा लगती है। सॉफ्ट बॉडीज के बिटवीन हो तो कोलिजन टाइम ज़्यादा होता है, फोर्स कम लगती है। बस, कितना आसान है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहीं से हम डिफाइन करेंगे किसको? इम्पल्स को भी डिफाइन करेंगे जी। शाबाश, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है जी? इम्पल्स यहां से देखें तो बड़ा आसान है। टाइम और फोर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स इक्वल होता है F इंटू टी, या आपके पास इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी है, F इंटू डेल्टा टी। कहाँ कैलकुलेट करते हैं हम? वेयर टाइम इज वेरी शॉर्ट, व्हेन कोलिजन टाइम इज वेरी शॉर्ट, देन हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जो इम्पल्स है जी वो किसके इक्वल है? F इंटू डेल्टा टी के। और डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल। F क्या होती है इसमें? एवरेज फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में लिखा भी था कि बच्चों कि इम्पल्स का और मोमेंटम का यूनिट सेम होते हैं। चेंज इन मोमेंटम ही है ना इम्पल्स, तो उसका और मोमेंटम का यूनिट क्या होंगे? सेम। चलें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड। अ बॉडी ऑफ 5 kg falling freely, find the rate of change in momentum of body। जी, कितना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? 5 kg 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और कितना आ गया जी? और आ गया जनाब 2 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, पहली बात तो इसमें रेट ऑफ चेंज आपने निकालना है। शाबाश, क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। तो बच्चों देखो ज़रा, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये जो लाइन होती है ना नीचे, इसको कहते हैं पर यूनिट या रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है? फोर्स के। तो बेसिकली ये जो चीज़ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो आप कह रहे हैं, ये क्या है?
व्हाट इज दिस इज एफ। तो हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, एफ। फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो एफ लग रही होती है कितनी होती है, वो होती है जी क्या, एफ इज इक्वल टू एम जी नहीं होता, एम कितना है 5, जी को 10 ले लेते हैं तो क्या आंसर आ गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी ये यूनिट मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। अब पहले में तो यूनिट ही गलत था तो इसलिए ये तो हो ही नहीं, इसमें केजी है, तो इसका आंसर आपका फिर क्या बना, वेट। फ्री फॉलिंग बॉडी जो है उसके ऊपर क्या लग रही होती है, फोर्स कितनी लग रही होती है, उसके वेट के इक्वल लग रही होती है। किसके इक्वल लग रही होती है, उसके वेट के इक्वल लग रही होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। इफ स्पीड ऑफ बॉडी of 2 kg reduce from 20 meter per second to 10 meter per second in 2 seconds, what is force which deaccelerate the body। जी, वो फोर्स कितनी है जिसने बॉडी को क्या किया है, डीएक्सेलरेट किया है। तो देखें ज़रा, शाबाश, बड़ा आसान है। ये आपकी क्या चीज़ है जी, ये व्हाट इज़ दिस एम, व्हाट इज़ दिस टी, व्हाट इज़ दिस वी एफ एंड व्हाट इज दिस वी आई। ओ भाई अब हो जाएगा ना सॉल्व, ज़रा सोच के बताएं फार्मूला कौन सा लग रहा है। ये लग रहा है फार्मूला, क्या लग रहा है, ये वाला एम वी है, वी एफ बी, वी आई बी, टी बी, लगा के निकाल दें, ये फार्मूला निकल आएगा। क्या आएगा जी आपके पास फार्मूला, ये आपके पास जो डी एक्सेलरेट करने वाली फोर्स है जी वो क्या आएगी, देखें फाइनल वेलोसिटी ये है 2 kg है, तो क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आनी चाहिए, देखें ज़रा, शाबाश जी, जी शाबाश। 2 × 10 माइनस 2 × 20 डिवाइड बाय टी कितना है 2, 20 माइनस 40 डिवाइड बाय 2 तो क्या क्या -10 न्यूटन। -10 का मतलब है कि ये फोर्स क्या कर रही है, इसको डी एक्सेलरेट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ठीक है जी, नेगेटिव साइन क्या बताएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अब आगे हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है आपके पास, वो है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। शाबाश जी, एक्टिव हो जाए, शाबाश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है, P कांस्टेंट रहता है, P डेल्टा P क्या रहता है, 0 रहता है। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम का P क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, या P क्या रहता है, डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम क्या रहती है 0, या उसका मोमेंटम क्या रहता है, टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। या अगर हम बोलेंगे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल रहे किसके, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, तो स्टेटमेंट है ये कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट रहे किसी भी सिस्टम का, या चेंज इन मोमेंटम सिस्टम में ना आए, तो वो सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है।
उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। और इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या स्टेटमेंट है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये क्या चीज है, आइसोलेटेड सिस्टम जो जनाब ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम ऑन एफ एक्सटर्नल जो है वो क्या रहे, जीरो रहे। ऐसा सिस्टम जिसकी एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो। क्या हो जी, जिसकी एफ एक्सटर्नल जीरो, या जिसका ए क्या हो, जीरो, या जिसकी वी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। उस सिस्टम को बोलेंगे हम। अच्छा, सिस्टम में एक से ज़्यादा बॉडीज होती हैं, जैसे अगर, तो बॉडीज के लिए ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल सिस्टम के लिए उस पर लगने वाली फोर्स क्या हो, ज़ीरो। ठीक है। और स्टेटमेंट इसकी हमने ये इस शक्ल में भी लिखी थी, फॉर टू बॉडीज अगर बात करें तो ये m1 है, ये m2 है। ये कितनी स्पीड से जा रही है, v1 से, और ये किससे जा रही है, v2 से। दोनों के बिटवीन कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इनके साथ क्या होता है, m1 कितनी स्पीड से चलती है, v1 प्राइम से, और m2 किससे चलती है, v2 प्राइम से। मैं कहता हूं अगर ये आइसोलेटेड है तो इनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अगर इनका मोमेंटम कंजर्व है तो क्या रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल रहेगा किसके, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब हम ज़रा देखें इससे, तो यहाँ से काफ़ी सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी बनती हैं, पॉइंट्स बनते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव की सेंस में इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो वो पॉइंट्स भी देखने हैं हमने कि क्या हैं जी वो पॉइंट्स। जी अब देखें हमारे पास ये आ गया जी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस अगर सेकेंड बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो, ये वेलोसिटी ज़ीरो हो। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी इसको ज़ीरो पुट कर दें अगर हम, तो v1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या निकलती है, m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम डिवाइड बाय m। बिफोर कोलिजन किसकी वेलोसिटी आ गई, फर्स्ट बॉडी की। ठीक है। अच्छा, इफ बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन के बाद बॉडीज आपस में जुड़ जाएं, मसलन ये बॉडी है m1 है, ये क्या है जी m2 है, कोलिजन के बाद ये जुड़ गई हैं सपोज इस तरह से, तो कंबाइन मैस आपका क्या बन जाएगा इनका, m1 प्लस m2। द स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन किस तरह निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन। जी स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे आएगी, तो फिर कोलिजन के बाद मैं यहाँ पे m1 और m2 का एक ही मैस स्पीड एक ही लिखूंगा क्योंकि कंबाइन मैस है ना। ये v1 थी, ये v2 थी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v। देखें m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब मेरे पास मैस कंबाइन हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल मैस यहाँ पे क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा v आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन की स्पीड क्या आ गई, डिवाइड बाय ये किसकी स्पीड आ गई, कॉम्बिनेशन की स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन। कब, जब जैसे वो आपके न्यूमेरिकल हैं, एक कार ट्रक से टकरा, ट्रक कार से टकराता है,
ये कार है, ये ट्रक आ रहा है, टकराया, आप दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है। कंबाइन वेलोसिटी फार्मूला क्या है, नीचे दोनों का मैस, ऊपर दोनों का इनिशियल मोमेंटम, शॉर्टकट फार्मूला डायरेक्ट लगाएं आप, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, दोनों का हम शॉर्टकट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अच्छा अब देखें जी, नेक्स्ट इसके अंदर ही साथ ही हम इसके ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आपने वो एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जनाब दो बॉडीज़ हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं, और एक्सक्लूजन होता है, सॉरी बुलेट फायर करते हैं आप, बुलेट फायर की गन से, तो उस केस में मोमेंटम की क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ बुलेट कह लें आप, स्पीड ऑफ गन कह लें आप, स्पीड ऑफ गन कह लेते हैं। देखें जी, m1v1 प्लस mv इज इक्वल टू 0, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वी नो दैट कि जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल होगा किसके, फाइनल के। अब गन का मैस मैं कहता हूँ कितना है, m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बुलेट का मैस कितना है, m, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। गन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होती है, v, और बुलेट की कितनी होती है, स्मॉल v कर लेते हैं। दोनों जब चली नहीं है बुलेट तो उस वक्त तक दोनों रेस्ट पे दोनों का मोमेंटम क्या, 0। फिर लिख सकते हैं हम mv प्लस m स्मॉल v इज इक्वल टू 0। यहाँ से बुलेट आपने गन की वेलोसिटी निकालनी है या गन की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ गन अगर जो कि कितनी है, कैपिटल V है, किसके इक्वल आएगी, माइनस mv ओवर कैपिटल M, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, mv ओवर कैपिटल M आ जाएगी। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये स्पीड और ये दोनों आपस में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, ठीक है। मसलन एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आपके पास और एक स्प्रिंग है, दो मैसेज के बिटवीन ये कंप्रेस्ड है, m1 है m2 है, और ये क्या है, कंप्रेस्ड है। इसे जब रिलीज करेंगे हम, छोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये ऐसे मूव करेंगे। आफ्टर रिलीज क्या होगा, आफ्टर रिलीज हम क्या करेंगे, आफ्टर रिलीज क्या होगा जी, ये इस तरफ को मूव करेगा, ये इस तरफ को, ये किससे मूव करेगा, v1 से, ये किससे मूव करेगा, v2 से। तो इनिशियली कंप्रेस से तो इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल। इनिशियली रेस्ट पे थे तो ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटीज़ की रेशो या मैसेज की रेशो की बात करूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। m1 ओवर m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, v2 ओवर v1 नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन का मतलब है दोनों वेलोसिटीज़ क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, ठीक है, क्या होंगी, ऑपोजिट। चलें एक और करते हैं यहाँ पे कि जब कोलिजन होता है तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं हम। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि ये वॉल है, आपने एक बॉल फेंकी है जिसका मैस m है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, v1 वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से। अब टकराई है, टकरा के ये क्या कर रही है, ये वापस आ रही है। तो आपने इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है जी। भाई इसका चेंज इन मोमेंटम 0 होगा अगर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगी है। तो देखें कि इस तरह इनिशियल मोमेंटम कितना होगा जी इसका, mv। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू माइनस वी पुट करूंगा मैं। माइनस वी क्यों करूंगा, क्योंकि वेलोसिटी अब आपकी क्या हो गई है, ये पहली वेलोसिटी के ऑपोजिट हो गई है। शाबाश, ये ख्याल रखना है आपने। तो चेंज यहाँ निकालें तो आप देखें क्या आएगी,
फाइनल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितनी आएगी, चेंज इन मोमेंटम आएगी पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना आया और पी आई कितना था, तो कितनी हो गई -2 mv आ गई। और ये कहाँ पे लगता है, अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 0 क्यों नहीं हुई, क्योंकि अकेली बॉल जो है वो आपके पास, अकेली बॉल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हाँ, बॉल को साथ शामिल कर लें, उसका भी मोमेंटम डालें, तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा, 0। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। जब भी चेंज इन मोमेंटम निकालनी है तो वेलोसिटीज जब डायरेक्शन रिवर्स करती हैं तो रिवर्स डायरेक्शन के साथ उसके साथ क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। ओके, जी। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा अगला आर्टिकल हमारा, कोलिजन। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोलिजन जो है जी, ये लास्ट ईयर 2019 में सिलेबस में इंटर हुआ है। इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था और लास्ट ईयर ही इसमें से क्वेश्चन भी आ गया। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2019 में, मैंने वो भी करवाया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। कोलिजन बेसिकली होता क्या है, दो बॉडीज जब कोलाइड करती हैं आपस में, इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, विच इज कॉल्ड, दिस इज सेड टू बी अ कोलिजन। तो हम कोलिजन को अगर डिफाइन करें तो क्या करेंगे जी, व्हेन बॉडीज इंटरेक्ट with each other and exert force on each other, called collision। जी, कोलिजन क्या है जी, कि जब बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करती हैं क्या, फोर्स। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, शाबाश। एक है जी हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन्स और दूसरे कौन से होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक, जो इनमें डिफरेंशिएशन है वो क्या है, वो है सिर्फ इनमें कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। बाकी सब कॉमन है। इनमें कॉमन क्या है, इसका भी मोमेंटम कंजर्व रहता है और इधर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। इधर भी क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व। ठीक है जी। सो यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में हम क्या बात करेंगे कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। ये दोनों हर किस्म के कोलिजन में क्या रहती हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन हमारी बुक में जो डिस्कस किए गए वो कौन से हैं जी, वो हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 2 बॉडीज हैं जी, वो एक डायमेंशन में जा रही हैं, तो स्ट्रेट, इसकी क्या कोलिजन की आपके पास क्या कंडीशन होंगी, बॉडीज शुड बी एट स्ट्रेट लाइन, तभी 1 डायमेंशन बनेगा ना। 2 बॉडीज हैं, जा रही हैं, कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, चेंज। तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि इनका कोलिजन क्या हो, परफेक्ट इलास्टिक बने। क्या बने, परफेक्ट इलास्टिक। कंडीशंस फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या कंडीशंस हैं जी हमारी। जी, पहली, जो बॉल्स हैं ये स्मूथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्मूथ बॉल्स होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, ये नॉन रोटेटिंग, रोटेट ना कर रही हो, सिर्फ मूव कर, जैसे ये मूव कर रहा है, बट अगर ये मूव करते हुए ऐसे जा रहा है ऐसे, तो फिर इसमें रोटेशन भी आ गई। नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। ये बॉल्स क्या होनी चाहिए,
ये इस तरह से रोटेट नहीं करती हुई जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए इनका। हेड ऑन कोलिजन मतलब सेंटर टू सेंटर कोलाइड करेंगे, सेंटर से सेंटर कोलाइड करे, ठीक है। तब हम कहेंगे कि कोलिजन आपका क्या हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, ठीक है, वन डायमेंशन में। और ये क्या हो जी, स्ट्रेट लाइन पे हो। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि यहाँ हमारा काम नहीं है, यहाँ रिजल्ट्स पढ़ने हैं सिर्फ। तो ये हमारे पास रिजल्ट पहला निकलता है कि v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। v1 माइनस v2, इसमें से इसको माइनस करें तो बेसिकली ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच, कि वो स्पीड जिससे ये अगली बॉडी की तरफ बढ़ रही है। मसलन ये दोनों जा रही हैं, ये पिछली बॉडी तेज़ है तो ये जल्दी जाके टकराएगी ना, तो जितनी स्पीड से ये आगे बढ़ रही है इसकी तरफ, उस स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच। कैसे निकलेगी, इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड, दैट इज कॉल्ड v1 माइनस v2 स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ सेपरेशन, टकरा गई, टकराने के बाद ये तेज़ हो गई, ये स्लो है पीछे पीछे, वो इससे सेपरेट होती जा रही है, ठीक है। जितनी स्पीड से वो इससे अब दूर जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ सेपरेशन। वो कैसे निकलेगी, वो आपके पास आएगी v1 माइनस v2 प्राइम, नेगेटिव साइन के साथ। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, ऑपोजिट। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल होता है स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी टकराने से पहले ये बॉडी जितनी स्पीड से इसकी तरफ जा रही है, टकराने के बाद ये उतनी स्पीड से उससे क्या करती है, अवे जाती है। दोनों स्पीड्स इक्वल एंड डायरेक्शन में क्या है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव साइन किसको शो करता है, डायरेक्शन को। दूसरा इसका जो है वो क्या है, वेलोसिटीज। हम इनकी टकराने के बाद वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, v1 प्राइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डेरिवेशन के बाद फार्मूला आपने याद रखना है। v2 प्राइम, ये भी डेरिवेशन के बाद फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको आसान तरीका याद रखने का क्या है कि जो 1 वाला है नीचे दोनों डिनोमिनेटर में क्या आना है, प्लस प्लस ही है, दोनों मैसेज ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जो 1 वाला है उधर पहले वेलोसिटी 1 आनी है, इधर 2 आनी है। ऊपर माइनस m में से होना है, नीचे 2 में से, उधर 2 आना है और इधर क्या आना है, 1 आना है। इसके स्पेशल केसेस हैं जी जो हमने डिस्कस करने हैं। अगर m1 m2 के इक्वल और v2 0 तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या होंगी। ये कंडीशन आप क्या करें जी, यहाँ पे पुट कर दें। v1 प्राइम निकालना है तो इसको किस में पुट कर देंगे हम, इसमें पुट कर दें। देखें ज़रा, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाए अगर, तो m में से m माइनस करें तो क्या जवाब आएगा, 0। अगर 0 आया तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। v2 ऑलरेडी 0 है, इसको 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0। तो आपका v1 क्या निकलेगा, 0। v2 में पुट करना है। ये दोनों इक्वल कर दिए हमने, ये और ये इक्वल है। इक्वल है तो बेटे कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव है, क्या आ जाएगा आंसर इसका, 0 प्लस ये m1 m के इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, नीचे भी क्या हो जाएगा। अगर मैं इस फैक्टर को सिर्फ इतने को लिखूं तो ऊपर 2m, नीचे m और m कितना हो जाएगा, 2m इंटू v1। ये कट गया तो क्या जवाब आ गया, v1 जवाब आ गया आपका, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इस केस में आपकी क्या वेलोसिटीज होंगी, ये। अच्छा जी, केस 2 m1 इक्वल टू m2 है, यानी कि v2 0 नहीं है। ये इंसर्ट करें आप इन दोनों इक्वेशन में तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैसेज इक्वल होंगे तो वेलोसिटीज जस्ट क्या होती हैं, इंटरचेंज, यानी कि टकराने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, दूसरे के। टकराने के बाद दूसरे वाले की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, पहले के। वेलोसिटीज इंटरचेंज व्हेन m1 इक्वल होगा किसके, m2 के। केस 3 में कहता है अगर m2 बहुत बड़ा है। अच्छा, जब एक चीज बड़ी हो ना तो यहां हम वी कैन इग्नोर m1। अच्छा, ये m1 को इग्नोर, जब इग्नोर किसी चीज को किया जाता है तो कहां किया जाता है, इग्नोर हमेशा किसी चीज को प्लस में या माइनस में किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इग्नोर नहीं किया जाता। तो m को हम वहां छोड़ देंगे, m को वहां 0 ले लेंगे, किसको, किस m1 को,
ज़ीरो ले लेंगे जहाँ ये ऐड होगा या जहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलें इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ज़रा। देखिए मैं V1 प्राइम निकालता हूँ जी। अब M1 है माइनस M2 है, तो ग्रेटर कौन है, M2 ग्रेटर है, तो मैं यहाँ M1 को क्या कर दूंगा, भूल जाऊंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ M2। नीचे फिर मैं M1 को भूल जाऊंगा तो क्या बच जाएगा, M2, और V2 आपके पास V1 प्लस ये V2 ज़ीरो है, इसलिए ये सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया जी, V1 प्राइम किसके इक्वल आ गया। अब ये इससे क्या हो गया, कैंसल, माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, इसका मतलब है क्या होगा कि जब आपके पास एक बड़ी बॉडी जो है, क्या होगा, एक बड़ा जो मैस है, सॉरी एक छोटा मैस जो है वो एक बड़े मैस के साथ टकराएगा जो कि रेस्ट पे है, तो क्या होगा, ये जब उससे टकराएगा उसकी वेलोसिटी को कुछ नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, V1 प्राइम रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव साइन कह रहा है वेलोसिटी उतनी है बट डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। सिमिलरली अगर हम क्या निकालेंगे, V2 प्राइम निकालेंगे ना, तो V2 प्राइम आपके पास क्या आएगा, V2 प्राइम आपके पास क्या अगेन निकलेगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो बड़ी बॉडी है उसकी वेलोसिटी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगला केस है तो उसमें वो M1 को ग्रेटर ले रहा है, यानी कि आपके पास M1 ग्रेटर है और ये कोलाइड कर रहा है किससे, M2 से। M2 क्या है, रेस्ट पे, और ये क्या है, मूव कर रहा है। अब फिजिकली यहाँ से नज़र आ रहा है ये इतनी बड़ी है कि जब ये उससे टकराएगी तो इसकी स्पीड को कुछ नहीं होना, उसकी स्पीड इससे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। अब हम किसको इग्नोर करेंगे, M1 को। इस बार मैं ड्राइव कर देता हूँ आपको, ये देखें इसको। अब इसमें फिर हम इस बार किसको इग्नोर करेंगे, M2 को। M2 को इग्नोर कर दें, M2 को, ऊपर क्या बचा, M1 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 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, V1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ये आ गया। V2 ज़ीरो था इसलिए ये फैक्टर ज़ीरो। सिमिलरली अब इसमें फिर M1 को आप क्या कर दें, छोटे वाले को इग्नोर करना, छोटा क्या है इसमें, M2 सॉरी, M2 इग्नोर, M2 इग्नोर, M1 माइनस साइन कैंसिल हुए, V2 है, V2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इसलिए ये आंसर सारा ही ज़ीरो। इसमें से हम क्या करेंगे, M1 को आपने क्या करना है, नहीं इग्नोर करना है, M2 को करना है। M2 को इग्नोर कर दिया यहाँ से, लेट्स सपोज मैंने ये इग्नोर कर दिया, ऊपर क्या बचा, M1, नीचे भी क्या बचा, M1, दोनों कैंसिल हो गए, क्या हुआ, 2V1। तो V1 V2 प्राइम किसके इक्वल आ गया, 2V1। देख ले डबल स्पीड पे जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे। इफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg, कितना मैस है बॉडी का, 2 kg मैस है, मूव विद 15 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद द अदर बॉडी ऑफ सेम मैस, उसका मैस भी इतना ही है, यानी आपके पास M1 इक्वल है किसके, M2 के, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आपने बतानी है क्या होगी। देखें जब M1 और M2 इक्वल हों तो वेलोसिटीज़ क्या करती हैं, जस्ट इंटरचेंज होती हैं। तो इसका मतलब है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इंटरचेंज होकर जो भी होगी वो किसकी बन जाएगी, फर्स्ट की उसको मिल जाएगी और फर्स्ट वाली की सेकंड को। V2 प्राइम इक्वल हो जाएगी किसके, V1 के, और V1 प्राइम इक्वल हो जाएगी किसके, V2 के। उसने V2 प्राइम पूछा है, V1 के इक्वल हो जाएगी, और V1 कितनी है आपके पास, 15 मीटर, तो जवाब क्या आ जाएगा, 15 मीटर। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अ स्फीयर A हैज़ अ मैस M, स्पीड कितनी है इसकी जी, V, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद B ऑफ मैस 2m। आफ्टर देयर स्पीड, कोलिजन के बाद बताएं उनकी स्पीड्स क्या होंगी। तो निकाल लेते हैं हम इनकी स्पीड जनाब, बड़ा आसानी से निकल आएगी इनकी स्पीड हमारे पास। कैसे निकलेगी जी, ये देखें मैं यहाँ पे इधर से निकाल लेता हूँ, फार्मूलाज लिखे हुए हैं हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जनरल, जिसमें आपको उसने वैल्यू दी हो। तो
पहले वी ए निकालते हैं हम, फिर क्या निकालेंगे जी वी बी, ये कुलियन के बाद है जी। चलें पहले वी ए निकालते हैं, ये वाली, इसमें M1 और M2 दिया हुआ है। M1 कितना है आपके पास M, और M2 कितना है आपके पास 2M। दिस इज M1 यानी M A है, दिस इज क्या है M B है, ठीक है। तो देखें M A कितना है जी आपके पास M माइनस M B कितना है 2M, डिवाइड बाय M प्लस 2M कितना हो जाएगा 3M, इंटू V1 कितना है, पहले की वेलोसिटी कितनी दी हुई है V, ठीक है। ओके हो गया जी। मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद बी ऑफ मास 2m, अब बी के साथ वो कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी जो है वो बेसिकली क्या है जी, वो 0 है, रेस्ट पे है ये। तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास, इसको अगर सॉल्व करते हैं ऊपर m बच जाएगा, m से कट गया तो -1/3v आ गया, ठीक है। अच्छा जी अब b निकाल लेते हैं, m2 माइनस m1 है, m2 कितना है इसमें, m2 कितना है 2m माइनस m, नीचे 3m, v2 0 है, प्लस 2m ओवर यहाँ पे M2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3m इंटू वी, ये 0 हो गया, ठीक है। इसको देखें तो बच्चे ये क्या बन गया, ये कट गया तो 2/3 क्या आ गया v। तो ये आंसर आ गया आपका, एक आंसर ये आ गया आपका, और दूसरा बच्चे आंसर कौन सा आ गया, वो ये आ गया। देखें इन ऑप्शंस में से कौन सा है ये आंसर, ये दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे वो इस तरह भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इधर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देते। अब उसने न्यूमेरिकल नहीं दिए, क्या दे दिए आपको, इधर सिंपल वैल्यूज दे दिए, तो अब हमने क्या किया सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है जी। ओके चले, ये लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया, इंतहाई आसान था, बच्चे कंफ्यूज हुए, पता नहीं परेशान हो गए कि ये हो क्या गया है, कहाँ से ये इस तरह का क्वेश्चन लेके आ गए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैस, जी ये मैस है, इसका भी m है और इसका भी क्या है जी m है, दोनों इक्वल, मूविंग टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं दोनों, ठीक है, यानी कि इस तरह आ रही हैं ऐसे, ठीक है जी, विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी क्या है जी सेम, इसकी भी v है और इसकी भी क्या है v है। व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम फाइनल बताना है आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, जरा टकराने से पहले देखें कितना है इनका पी आई, देखें इसका मोमेंटम कितना होगा mv, ठीक है, प्लस इसका मोमेंटम कितना होगा mv ना, अभी मैंने क्या कहा था वेलोसिटीज ऑपोजिट हो तो उसके साथ क्या लगना है नेगेटिव साइन, तो ये v इस v के ऑपोजिट है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया नेगेटिव, तो क्या आया ये mv माइनस mv, रिजल्ट क्या आ गया 0। सो आंसर क्या आ गया पी आई इक्वल टू 0। अब पी एफ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व, कोई भी कोलिजन हो, ये चाहे इलास्टिक होता चाहे इनइलास्टिक होता, दोनों सूरतों में मोमेंटम ने क्या रहना है कंजर्व, जितना इनिशियल है उतना ही क्या रहना है फाइनल। सो फाइनल भी कितना होगा पी एफ, तो फाइनल भी कितना होगा 0, तो जवाब आपका क्या आ गया 0। अब बच्चे वहां पता नहीं क्यों परेशान हो गए थे, ठीक है, सिर्फ इसमें हमने क्या करना था इनिशियल मोमेंटम निकालना था, और इनिशियल मोमेंटम जो हमने निकाला इसमें वो कितना आया 0। और एक चीज़ का ख्याल रखना है पेपर में भी टेस्ट में भी हर जगह, जहां भी अपोजिट वेलोसिटीज आ गई किसी एक, आप कहेंगे सर इसके साथ नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, आप इसके साथ लगा दें दूसरे को पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो नॉर्मली हम पहले वाले के साथ नहीं दूसरे वाले के साथ लगा देते हैं। ओके क्लियर, चलें जी। ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन है, एक आपके पास वो एक्सचेंज पूछ सकता है इन चारों केसेस में से, दूसरा आपसे वो पूछ सकता है इस तरह कोई जनरल वैल्यूज देके कि एक का मैस m है, दूसरे का 2m है, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी 2v है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा वो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज देके क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा वो आपसे कंजर्वेशन पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपसे करता हूँ, ये वाले लास्ट वाले में,
कि इन दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 20 जूल है, आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लग पता जाएगा, शाबाश बताएं हाँ ज़रा। आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन। अब बच्चे वहाँ परेशान हो जाएंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, इसका मैस कितना, एनर्जीज कैलकुलेट करनी, कुछ भी नहीं करना। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। अगर इन दोनों की बिफोर कोलिजन जो है वो, अगर लेट्स सपोज बिफोर कोलिजन इनकी कितनी है 20 जूल है, तो आफ्टर कोलिजन भी कितनी होगी 20 जूल। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। मोमेंटम पूछा है तो बिफोर कोलिजन जो होगा वही आफ्टर कोलिजन होगा, लेकिन मोमेंटम के लिए शर्त क्या है? चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम ने क्या रहना है? सेम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ने कब सेम रहना है? सिर्फ इलास्टिक में। और टोटल एनर्जी ने क्या रहना है? उसने भी सेम। ओके चले।